नमस्कार, जिन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। उमेश गहलोत को टिकट दी है और उमेश गहलोत की अगर बात करें तो एक युवा है, पहले से ही समाज सेवी हैं और पृथ्वी इन्वायरमेंट के नाम से कोई एनजीओ है जो बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं। इनसे बात करते हैं कि मायावती ने इस होनहार युवा को क्यों चुना और चुनकर मैदान में उतार दिया, क्योंकि बसपा का अगर हम बेस वोट बैंक की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा वोट बैंक है, 1 लाख के आसपास या इससे ऊपर भी हो सकता है, वो लगभग है। लेकिन क्या उमेश युवाओं को अपने साथ जोड़ने में सफल होंगे या फिर उनकी कोई और रणनीति, इसलिए उनसे ही बात करते हैं। उमेश जी, जिन टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जिन टाइम्स के जितने भी देखने वाले हैं सभी को उमेश गहलोत बहुजन समाज पार्टी से सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी को नमस्कार, नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, आपको बहन जी ने मैदान में उतारा है, युवा हैं आप, युवाओं के लिए सबसे पहला वोटर्स को, युवा वोटर्स को आपका क्या संदेश रहेगा? सभी युवाओं को मेरा संदेश रहेगा कि भाई आज के जो हालात हैं, कुछ आप लोगों ने देखा होगा, जो मौजूदा सरकार है सिर्फ एक तरह से फेंकने वाली बातें करती है, फेंकू सरकार का पंगा इस पर लगा हुआ है। और ये आपने देखा होगा कि भाई जो इन्होंने वादा किए हैं कथनी और करनी में कितना फर्क रहा है। कि पहले जो है कहते थे कि पेट्रोल का भाव हो गया, गैस सिलेंडर का भाव हो गया, आज के समय में अगर आप बात करेंगे पेट्रोल 100 को क्रॉस कर चुका है, सिलेंडर 1000 को क्रॉस कर चुका है, गोल्ड का रेट भी आप देख रहे होंगे तो आम आदमी की पहुंच से 12 का 75,000 पार जा चुका है। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। आम किसान जो है, जो हमारा कमेरा वर्ग है, उनकी आप देखिए, उनका 2500 पार उनका गेहूं नहीं बिक रहा है और बेटा है वो इनके बहकावे में आके, दबाव में आके, इनके प्रचार प्रसार में आके आवाज दे रहा है कि 400 पार के नारे लगा रहा है। ये तो मेरा युवा वर्ग है, इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप इस तरह के जो संदेश है, जो इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसमें भ्रमित ना हो। युवा बेरोजगार है, हरियाणा में बड़ी संख्या में जो युवा है वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? हरियाणा का तो हाल ऐसा है, नस्ल और फसल की लड़ाई, फसल के दाम नहीं मिल रहे और नस्ल को इत्तेफाक है। नस्ल अगर आप देखेंगे, हमारी नस्ल युवा है, युवाओं के कंधे पे से होता है। तो युवा को आपने अगर देखा होगा तो हर एक आज के हरियाणा आप रहते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप गांव में भी जाते हैं, गांव देहात में भी जाते हैं, शहर में भी जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हर किसी गांव में 50 से 100 युवा कहीं कनाडा में, कहीं यूएस में जा चुके हैं। वो जो युवा जिस भी तरीके से वो गए हैं, आप लोगों को पता है कैसा तरीका है उनके जाने का। वो 5 साल तक तो वैसे भी नहीं आ सकते, चाहे उनके घर में कोई भी कुछ भी हो जाए। तो 5 साल अगर वो युवक यहाँ पे नहीं, हमारे युवा नहीं आएंगे तो वो वहीं पे बस जाएंगे। अगर वहीं बसेंगे तो उन्हीं लोगों के साथ में उनको वहाँ पे अपने रहने के लिए जो लोगों से जुड़ेंगे, शादी करेंगे, तो वो एक तरह से हमारी नस्ल खराब हो गई। और दूसरी, आपने नस्ल और फसल की बात की, ये नारा पहले किसान आंदोलन के दौरान चला था। क्या इस नारे को लेकर आप किसानों के बीच जाएंगे और किसान आपके इस नारे का समर्थन करेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं आप खुद भी एक किसान परिवार से हैं। मैं एक किसान परिवार से, और ये जो नारा दिया गया है ये बड़ा सोच समझ के दिया गया है। मौजूदा सरकार आप देख रहे हो, मैं दूसरी बात पे आपको जोर दिलाना चाहता हूँ, सोनीपत लोकसभा में हर दूसरे दिन अपराध से कोई ना कोई घटना जरूर होती है। आप पत्रकार बंधु हैं, समाचार पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता चलता है, कभी कहीं गोली चल रही है, कभी कहीं युवा कुछ कर रहा है। तो यूथ के लिए जो अपराध का एक ये जो माहौल बनाया हुआ है, इवन जो सोनीपत का विधायक है उसको भी पैसे देकर, रंगदारी देकर उसने अपना पीछे छुड़ाने का काम किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ युवा को इन्होंने बाहर भेज दिया है। क्यों? हमारा युवा क्यों गया? रोजगार की तलाश में गया, और अगर रोजगार की तलाश में गया तो घुसपैठिया की तरह गया है, और घुसपैठिया की तरह अगर वहां पे रहेगा और यहाँ पे वापस नहीं आएगा तो हमारी नस्ल वैसे भी खराब होगी। जो बचा हुआ युवा है उसमें आप देखेंगे नशे का कितना आज के टाइम में दुरुपयोग हो रहा है। अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो जो यहाँ के युवा बचे हुए हैं वो नशे की तरफ भी धकेला जा रहा है। सरकार जींद को 9 नेशनल हाईवे से जोड़कर, जब हम सरकार के लोगों से बात करते हैं कि बेरोजगारी पर, तो वो सबसे पहले यही हवाला देते हैं कि यहाँ पर जींद को 9 नेशनल हाईवे से जोड़ दिया गया है। क्या नेशनल हाईवे जोड़ने से रोजगार मिलेगा? नेशनल हाईवे जोड़ने से क्या रोजगार? वो तो कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। नहीं, रोजगार तब मिलेगा ना जब एक अच्छा सा कोई आप बड़ा प्लांट आप यहाँ पे स्थापित करेंगे। बड़ा प्लांट आने की मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आप बड़ा प्लांट यहाँ पे स्थापित करेंगे तो उसके साथ में जो उसके
क्या होता है, एक असेंबल्ड जो प्लांट होता है वहां पे आपको वेंडर कंपनियां लानी पड़ती है, छोटी छोटी वेंडर कंपनियां भी आएंगी, तो उससे रोजगार का कितना फायदा होगा यहाँ के युवा को। और आप लोगों ने देखा हरियाणा की पॉलिसी 90%, अगर कोई भी यहाँ पे कोई बड़ा प्लांट या बड़ी फैक्ट्री कोई अगर आती है तो 90% अपने हरियाणा की युवा लोग बच्चों को रोजगार मिलेगा। गहलोत साहब, मैं एक बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। आप पृथ्वी नाम की एक एनजीओ चलाते हैं जी और मैंने आपकी जो प्रोफाइल को, जीन टाइम्स ने आपकी प्रोफाइल को खंगाला तो जी देखा कि आपने कोरोना काल के अंदर लोगों की बड़ी मदद की। जी उस मूवमेंट के द्वारा, उस एनजीओ के द्वारा गरीब लोगों की, या फिर कहें कि घरों में जब कैद हो गया था पूरा भारत, तब आप मैदान में थे। जी। एक बार फिर आप चुनाव के मैदान में हैं। उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन लोगों की सेवा आपने कोरोना काल में की। तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा और क्या आप उनसे कहना चाहेंगे कि आपसे जुड़े और आपको वोट दें? देखो, जीन टाइम्स के जो देखने वाले लोग हैं, आपके माध्यम से मैं बात बताना चाहता हूँ, ये राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है मेरे लिए। मैं समाज सेवा से तकरीबन 15 सालों से जुड़ा हूँ। बहुजन समाज पार्टी से 2013-14 से जुड़ा हूँ। और राजनीति में आने का जो मेरा मेन जो कारण रहा है कि मैं एक सीमित दायरे में रहकर, सीमित संसाधनों की वजह से मैं सीमित लोगों तक ही पहुंच पा रहा था। राजनीति के एक माध्यम से आज के टाइम में उमेश गहलावत का नाम बहुजन समाज पार्टी के साथ में लिया जाता है। और बहुजन समाज पार्टी कौन है? बहुजन समाज पार्टी हमारा किसान कमेरा का चला वर्ग है। और इन लोगों को अगर मैं इनके हक या इनके हकूक की, इनके मान और सम्मान की अगर बात में रखने का अगर प्रयास कर सकता हूं, तो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर मैं अपने लोगों के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए और जितना सर्व समाज के लोग हैं उनके लिए, उनके हक हकूक की, उनके मान और सम्मान की बात उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में करने का। मैं आपको उमेश जी बताना चाहूंगा कि धरातल पर जब दूसरी पार्टियां प्रचार प्रसार करती हैं या लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं वो प्रचार प्रसार करते हैं पार्टियों का, तो बसपा का जब नाम आता है ना, तो बसपा को एक SC ST OBC मुस्लिम ऐसी कुछ नैरेटिव भावना से देखा जाता है कि ये सिर्फ उन लोगों की पार्टी है। आप एक किसान के बेटे हो, तो जमीन से जुड़े हुए हो, आपको टिकट दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे कि बसपा कैसी पार्टी है? देखो भाई साहब, मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आज अगर परिस्थिति देखे जाए देश की, तो कमेरा और लुटेरा वर्ग, कमेरा वर्ग में कौन आता है? किसान आता है। कमेरा वर्ग हमारा जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कमेरा वर्ग है हमारा, दुबला कुचला किसान कमेरा वर्ग, ये आता है 90%, ये कमेरा वर्ग को बोलते हैं। और 10% है लुटेरा वर्ग। तो 90% अगर है, और एक और बहुजन समाज पार्टी की मैं आपको अगर डेफिनेशन में अगर आप जाएंगे, तो बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो बहुत सारे कौन है? 90% है। 90% कौन है भाई? कमेरा वर्ग। तो ये तो 90% की पार्टी हो गई। तो बहुजन समाज पार्टी का एक तबका नहीं है कि ये ऐसी समाज की पार्टी है, ST समाज की पार्टी है या जनरल समाज की पार्टी है। ये तो सर्व समाज की पार्टी है और कमेरा वर्ग की पार्टी है। गहलोत जी, मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। जी। मेरे से पहले तो आपको पता होगा, लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है, लोगों के मन में भले ही कुछ हो, लेकिन जब बड़े बड़े चैनल्स को देखते हैं तो वो एक कहते हैं कि बसपा एक ऐसी पार्टी है जहां से हीरे तराशे जाते हैं, राजनेता बनाए जाते हैं। यहाँ ये वो दंगल है, ये वो मूवमेंट है जहां से कुछ भी न जानने वाला व्यक्ति फर्स्ट शेयर्स तक पहुंच जाता है। आप बीजेपी में देख लो, कांग्रेस में देख लो, दूसरी पार्टियों में देख लो, सपा में देख लो, जितने भी बड़े बड़े नेता जो गए हैं वो बसपा से ही निकल कर गए हैं, बसपा से उन्होंने सीख ली है, बसपा से वो सीख कर गए हैं और आज वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जो है वो अपना नाम है उनका। तो उमेश गहलोत का भविष्य क्या रहेगा? भविष्य की अगर बात करेंगे तो मेरी आदर्श माननीय बहन कुमारी मायावती 4 बार की सफल मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, और चारों सदनों में सदस्य रही। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श मानते हैं। आप लोगों को पता है वो कितनी दूरदर्शी नेता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो शासन किया उसमें आपने देखा हो, उसने उत्तर प्रदेश का जिस टाइम पे है तो एक तरह से वहां पे अपराध का बोलबाला था। अपराध मुक्त अगर किसी ने करने का काम किया है तो मेरी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और अगर गन्ने का भाव किसान की तरफ अगर ध्यान दिया जाए, आज तक का जो एक रिकॉर्ड बनाया गया है कि जो गन्ने का भाव अगर किसी को सबसे ज्यादा देने का काम किया है तो मेरी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। तीसरी बात मैं आपको एक और करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया था तकरीबन नोएडा में, और
अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में जब ये दूसरी वेव कोरोना की आई थी, उस समय में ऑक्सीजन की कितनी भारी किल्लत रही थी और हमारा जो स्वास्थ्य जो मेडिकल सेवाएं हैं वो बिल्कुल ही चरमरा गई थी। हम लोगों को जो आम जो लोग थे उन लोगों को कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिली। एक अस्पताल में आप बेड मिलने की तो दूर की बात, हम खड़े भी नहीं रह सकते थे। हमने तो पेड़ों की छांव में, घरों की छत में जाकर ऑक्सीजन लेने का काम किया। और जो हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो लगाया गया जो प्लांट है नोएडा का, उसकी जो ऑक्सीजन है इन नेताओं ने अपने उसमें किया गया है। तो आप ये देखिए, आज से 10-15 साल पहले उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया था और जैसे ही कोरोना काल आया तो सबसे पहले ऑक्सीजन नोएडा से आपके पास पहुंची थी। बसपा सॉरी बीजेपी नेता हैं, भड़ोली हैं या कोई और है, रणजीत चौटाला, अशोक तंवर, जितने भी तकरीबन खड़े हुए हैं, उनका विरोध हो रहा है। किसान कर रहे हैं या कोई राजनीतिक कर रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो एक राजनीति का उसको टैग मानते हैं जी। अब उनका विरोध हो रहा है, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, इसके बारे में आपका क्या है? देखो, दो बड़ी पार्टियां हैं और दोनों पार्टियों में अगर आप देखेंगे, ये तो एक बाबा साहब कहते थे 3 चीजों पे गौर करते थे, भाईचारे पे, हमारे संविधान पे और लोकतंत्र। तो अभी 14 साल से देश में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोगों ने देखा होगा, भाईचारा इन्होंने खत्म कर दिया जात पात में बांटकर। और अगर लोकतंत्र की बात करें तो तानाशाही आप देखते हैं, सीबीआई, ईडी किसके क्या काम करते हैं, वो एक तरह से हफ्ता वसूली का काम कर रही है। बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं हमारी, हफ्ता वसूली पे लगा दी। तीसरी बात पे जो बाबा साहब हमारे ध्यान देते थे, संविधान पर। अगर संविधान की बात करें तो ये अगर ये 400 पारी में अगर कामयाब हो जाते हैं तो ये संविधान को तोड़ने का काम करेंगे। और दूसरी पार्टी में अगर आप जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी आती है। कांग्रेस पार्टी तो राजाओं की पार्टी रही और कांग्रेस पार्टी का अगर हरियाणा में देखें तो आज तक इन्होंने अपने पदाधिकारी भी नहीं बनाए। इनका नेतृत्व क्षमता इतनी कमजोर है, इनकी आपस में ही नहीं बन पा रही है, आपस में ही फूट इतनी पड़ी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी का तो आज के टाइम में गलत में जा चुकी है, इसका तो नाम लेना ही नहीं चाहिए हमें। तो इसी यही बात कहना चाहता हूँ कांग्रेस को। आपका आखिरी मैसेज है पब्लिक के, जनता, वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए क्या है? सभी को मैं अपील करना चाहता हूँ, एक जो चुनाव जो है, लोकतंत्र में एक चुनाव का एक अधिकार जो हमें मिला हुआ है, बाबा साहब की वजह से मिला हुआ, इसका सदुपयोग करें। थोड़ा सा सोचें, भाई आपके हक हकूक की बात, मान सम्मान की बात, आपके साथ में खड़ा रहने की बात कौन समझ सकता है? तो वो समझेगा जो आपके बीच में से बनता है। आप किसी पार्टी पे मत जाइए, आप व्यक्ति विशेष पे आप जाइए। तो मैं तो सभी लोगों को उससे यही निवेदन करना चाहता हूँ। और एक आप पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, आपकी जो हुनर है वो दिखाना चाहिए और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। और जिंदा कौमें कहते हैं, लोहिया जी कहते थे, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो 5 साल का इंतजार नहीं है। आपके सामने बहुजन समाज पार्टी से और सभी सर्व समाज से आपके बीच में मुझे चुना गया है और बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सही समय पर आने वाली 25 मई को सही जगह पर हाथी के निशान पर आप बटन दबाने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी उमेश गहलोत। इनका साफ कहना है कि हक हकूक की बात करने वाले को वोट दीजिएगा। मेरा वर्ग, मजदूर वर्ग जो है वो एकजुट होकर उमेश गहलोत के पक्ष में वोट करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे भाजपा, कांग्रेस, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार यहाँ पर जो है वो खड़ा नहीं किया है। उमेश गहलोत ने जीत का दावा किया है, तो बसपा नेता जो प्रमुख है मायावती, उनके आशीर्वाद से ये मैदान में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उमेश गहलोत का जो समाज है, जो किसान है, फसल नस्ल की लड़ाई का नारा है, वो कितना खरा उतरेगा सोनीपत लोकसभा से। तो देखते रहिए, फिर किसी अन्य शख्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद।